हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 14 है। योनबई जीसू के सीने पर सर रखे सो रही थी। एंग हायक मिस्टर चा को अपने साथ अंदर ले आया था। उनकी आवाजें सुनकर जीसू और योनबई की आंख खुल जाती है। योनबई हैरान थी जीसू के डैड यहाँ क्या कर रहे हैं। उसको जाते देखकर जीसू से रोक लेता है कि अभी पूरे शहर में ढंडोरा पीटना है क्या। एंग हायक मिस्टर चा बात करने के लिए किचन की टेबल पर बैठते हैं। मिस्टर चा अभी तक जीसू के वापस घर न लौटने पर वरीड थे। मिस्टर चा को पता था वो इनकी वाइफ का बेटा है, तो इससे पूछते हैं वो जीसू के बारे में जानता था कि वो मेरे बेटा है। तो कैंग हायक बोलता है हाँ उसे पता था। मिस्टर चा उसे बताते हैं कि वो इसके बारे में नहीं जानते थे, ये तो इनको कल ही मिस्टर गू की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है। तुम यूजिन मेरी वाइफ के जापान वाले बेटे हो। कैंग हायक इनसे पूछता है कि जब इन्होंने इसकी मॉम से शादी की थी तो क्या तब इनको पता था कि मैं और मेरे डैड जीवित हैं। मिस्टर चा बोलते हैं तब इन्हें पता था। योनबई और जीसू सभी बातें सुन रहे थे। योनबई हैरान थी मिस्टर चा और कैंग हायक एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जीसू इसको बोलता है दोनों बॉस हैं तो जानते होंगे किसी न किसी तरह एक दूसरे को। पर साथ में कन्वर्सेशन को सीधा ट्रैक पर जाते सुन गए। जीसू अपने सर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लेता है जैसे कबूतर की तरह इस बला को टालना चाहता हो। कैंग हायक पूछता है जानते हुए भी उन्होंने फिर शादी क्यों की उसकी मॉम से। मिस्टर चा बोलते हैं क्योंकि इसके साथ रहना चाहते थे। इन्हें पता था कि वो कंप्लीट इनकी नहीं हो सकती है, मगर वो उस हाफ के साथ भी खुश थे। और फिर जीसू के इनकी लाइफ में आ जाने के बाद वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। जीसू जिसे नहीं चाहता है वही हो जाता है। योनबई सुनकर अपनी आंखें फाड़ती उसके रोकने के बावजूद बाहर निकल गए। इन दोनों से पूछती है वो किस बारे में बात कर रहे थे। और इसके पीछे रूम से निकलते जीसू को देखकर वो दोनों नीचे हैरान थे कि वो रूम में क्या कर रहा था। जीसू सीना ठोकर बोलता है वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे को हक करके सो रहे थे मजे ले लेकर। मिस्टर चा को इनकी बातों से पता चल जाता है कि कैंग हायक भी योनबई में इंटरेस्टेड है। योनबई आकर मिस्टर चा से पूछती है इन तीनों के आपस के रिलेशनशिप के बारे में, तो इससे पता चलता है जीसू और कैंग हायक तो हाफ ब्रदर हैं। अंदर आता हुआ बाबुल भी इनकी बातें सुन लेता है। मिस्टर चा एक के बाद एक को घर के कोने खुदरे से निकलते देखकर हैरान थे कि अब ये कहां से टपक पड़ा है। पर अभी कहां हानवू भी चिड़ियाघर के जानवरों की तरह एक और कोने से निकलकर सामने हाजिर होता है। मिस्टर चा बोलते हैं अब ये कहां से गिरा है और इसके अलावा भी इस चिड़ियाघर में कोई और है या फिर यही आखिरी नमूना है। अब जब सब इकट्ठे हो चुके थे बावुल और हानवू को फिक्र थी वो दोनों भाई हैं और दोनों ही योनबई को लाइक करते हैं। अब इनका क्या बनेगा। वो तीनों इन सभी को दोबारा से कौवों की तरह काई काई करते देखकर इनको घर छोड़कर अकेले बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं कि इनकी टेंट तो खत्म नहीं होगी और उनके दिमाग की दही बनाते रहेंगे। बावुल शौक बैठे योनबई को एंजाइटी पिल्स खिलाता है और साथ में बोलता है मैं भी बहुत ज्यादा शौक बैठा हूँ पर अपनी नोना जितना नहीं हूँ। इधर हानवू पूछता है जीसस के रूम में इतनी रात को क्या कर रहा था आखिर। योनबई सुनकर उसे आंखें दिखाती है। ऑफ कोर्स उसे बताने वाली तो नहीं थी। मिस्टर चा को भी जीसू की तरह गलतफहमी हो गई। उन्हें लगता है कैंग हायक जापान से स्पेशल इनको मिलने इनको ढूंढने मतलब पैसे लेने के लिए आया है या किसी किस्म का फायदा उठाने के लिए। पर कैंग हायक बोलता है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोमन कुक करके बेचने योनबई और इस शॉप को बचाने के लिए यहाँ पर है। और मिस्टर चा जिस बात से डर रहे हैं ना वो इसकी मोम की इसको आखिरी वसीयत थी कि वो मरकर भी भूले से भी कभी चासंग कंपनी के पास न फटके। वो फिक्र न करे, वो इनसे कुछ भी क्लेम नहीं करेगा। मिस्टर चा जीसू से फिर पूछते हैं वो यहाँ क्या कर रहा था। जीसू सीधा बोलता है मैं वही कर रहा था। मिस्टर चा को जिस बात की फिक्र है ना वो उसी के लिए यहाँ है। वो योनबई के साथ डेट कर रहा है। और फिर इनसे पूछता है और आप यहाँ पर इतनी रात को क्यों आया आखिर। जिस पर मिस्टर चा मिस्टर गू को अंदर बुलाकर इसे खींच खांच कर फोर्सबली वहाँ से वापस ले जाते हैं। योनबई कैंग हायक को उससे ये सब कुछ छुपाने का कारण पूछ रही थी कि वो ये सब कुछ जीसू से तो एक्सपेक्ट कर सकती थी मगर उससे नहीं। कैंग हायक इसे बोलता है वो इसे कभी भी नहीं बताना चाहता था। अगर वो उसे ये सब कुछ पहले बता देता तो वो उसे कैंग हायक के तौर पर नहीं बल्कि सिर्फ जीसू के बड़े भाई की तरह देखती और वैसे ही ट्रीट करती जो कि वो कभी नहीं चाहता है। और वो चाहता है कि योनबई अब से इसे अपने गार्डियन की तरह नहीं बल्कि एक मैन की तरह देखे। उसको जाते जाते बोलता है वो अब से इसका पिल्लर भी नहीं है बल्कि मैन है। जीसू के डैड घर जाकर इसको वार्न करते हैं कि न तो योनबई इस किस्म की गर्ल है जो कि चासंग में रह सके और न ही जीसू कभी बेड के बगैर वाले घर में योनबई के साथ रह सकता है। पर जीसू बोलता है वो रहना नहीं चाहता है, सिर्फ उसे डेट करना चाहता है। उसके डैड समझा
जाते हैं ये डेट वाला काम आगे भी निकल जाता है। उन्हें इस चीज का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, जैसे उसकी मोम की वजह से इनका दिल टूटा था। वो नहीं चाहते कि जीसू कभी हार्ट ब्रेक हो और जीसू को इस सब की कभी भी परमिशन नहीं दे सकते हैं। और फिर इससे पूछते हैं क्या योनबई भी ऐसा सब कुछ फील करती है जैसे कि वो इसके लिए क्रेजी है, वो भी इतनी ही क्रेजी है तुम्हारे लिए क्या? जीसू सोचकर बोलता है नहीं पर हो जाएगी। उसके डैड समझाते हैं वो नहीं बल्कि कैंग हायक योनबई के लिए परफेक्ट मैच है। मॉर्निंग में योनबई को शॉप के सामने क्लीनिंग करते हुए ओल्ड लेडीज मिलती हैं जो कि मोहल्ले में फैले रूमर्स के बारे में बताते हुए हंस रही थी कि उन्होंने सुना है वो 4 लड़कों के साथ अकेली एक छत के नीचे रह रही है, जिनमें से एक इसका हस्बैंड दूसरा इसका लवर है। वो भी उनके साथ सुनकर हंसने लगती है, पर झटका तब लगता है जब वो बोलती है कि कुछ अफवाहें तो ये भी है कि वो एक ही मोम के 2 बेटों के साथ पकड़ी गई है जो कि इसके लिए लड़ रहे थे। वो हंसते हुए चली जाती है कि वाह 2 भाइयों को डेट कर रही है। और योनबई भी हॉररली हंस रही थी, इसको समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करना चाहिए उसे इस समय। जीसू ने वहाँ आते हुए ऐसे हंसते हुए देख लिया था, उसकी तारीफ करता है सुबह तुम्हारी बतीसी देखकर मेरे सीने में ठंड पड़ गई, काफी प्यारी लग रही हो। वो उसे उसके साथ लाए गए सूटकेस के साथ देखती है। बाकी फ्लावर बॉयज भी घर के बिल से चूहों की तरह बाहर निकल आए थे। उनके पहुंचने पर जीसू अपना बाजू योनबई के गिद्ध लपेट कर बताता है मैं मेरी प्रिटी थिंग यंग योनबई के साथ घास खाने आया हूँ और यहाँ पर ही रहूंगा। वो सब लोग जस्ट लाइक हैं। अंदर ले जाकर योनबई इसे कहीं आराम से जाकर बैठकर बात करने को बोलती है, पर वो इनकार करता है। वो यहाँ से हिलेगा भी नहीं क्योंकि उसके डैड उसके भागने पर गुस्सा होंगे, तो जब तक वो लोग इसे यहाँ रहने की परमिशन नहीं देते वो कोई और दूसरी बात न करेगा न सुनेगा। एट लास्ट कैंग हायक फिर इसको इसका सामान अनपैक करने का बोलता है, जिसे सुनकर जीसू को छलांगे मारते योनबई के रूम की तरफ जाते देखकर कैंग हायक पीछे से आकर इसकी ब्रेक्स पर पाँव रखकर इसे रिवर्स में घुमाता है कि अबे तू उधर कहाँ स्पीडे मार के जा रहा है, तेरा रास्ता वहाँ नहीं बल्कि इधर नीचे है। योनबई इन दोनों भाइयों के बीच में फंसी बैठी थी जो एक दूसरे की राइवलरी में ऐसे हिलने भी नहीं दे रहे थे अपने पास से। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि वो दोनों एक दूसरे की बातों में मगन हैं, जो भी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे एक दूसरे को कुत्तों की तरह। इन दोनों को आपस में लगे देखकर चुपके से वहाँ से खिसक लेती है। और फिर हैरान थी आज उसकी शॉप पर कोई एक भी कस्टमर क्यों नहीं आखिर। इसकी वजह से तब पता चलती है जब वो घर से बाहर निकलती है। मिस्टर चा अपना प्लान बी स्टार्ट कर चुके थे, वो ये सब जीसू को वापस घर बुलाने के लिए कर रहे थे। योनबई देखती है स्कूल के बाहर उन्होंने फ्री रोमेन का स्टॉल लगा दिया था ताकि स्कूल के करीब वाहिद योनबई लोगों की शॉप अफेक्टेड हो। इधर इसके डैड के सिक्योरिटी आकर जीसू की न्यू मॉडल कार उठाकर ले जा रहे थे, जिस पर जीसू की किडनी में जोर जोर के हार्ट अटैक हो रहे थे। चीखता चलाता रोता रह जाता है, पर मिस्टर चा बिल्कुल सख्त डैडी बन चुके थे एकदम। जीसू को मिस्टर गू से पता चलता है सिर्फ कार ही नहीं छीनी है बच्चों, बल्कि इसके सभी बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, सेल फोन भी ले लिया गया है और उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया है जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ये सब कुछ जीसू बेचारे को मारने के लिए वैसे तो काफी था, मगर ऐसे खुद को स्ट्रॉन्ग शो करना था। वो हर हालत में योनबई के साथ फिर भी रहना चाहता था। कैंग हायक को दोबारा मिस्टर चा अपने पास बुलाते हैं जीसू को वापस घर भेजने में उनकी हेल्प करने के लिए। उसे बोलते हैं योनबई और वो एक साथ अच्छे दिखते हैं। जीसू योनबई को डिजर्व नहीं करता है और उसे समझाते हैं कि वो एक समय में मैन और बड़े भाई का किरदार अदा नहीं कर सकता है, ऐसे जीसू के साथ खुलकर राइवलरी अपनानी होगी। और कैंग हायक को बोलते हैं कि कैंग हायक उनकी हेल्प करे जीसू को उसके राइट प्लेस पर पहुंचाने की। और अगर जीसू वापस यहाँ न आया तो वो इनकी शॉप की जगह पर अपना न्यू डेवलपमेंट प्लान पर काम तेज कर देंगे। योनबई के हाथ से रास्ते पर एप्पल गिर जाता है, जिसे एक कार बहुत तेजी से गुजरते हुए कुचल देती है, जिसे देखकर योनबई को फौरन से मिस्टर चा की बात याद आती है जब उन्होंने बोला था जीसू को कभी भी हर्ट नहीं होना चाहिए। मिस्टर चा से मिलने के बाद वापस आते हुए कैंग हायक को भी जीसू का ख्याल आ रहा था और फिर अचानक वो स्ट्रीट पर एक क्राउड देखता है जिसमें वो खुद भी घुस जाता है। सामने बैटिंग कैज में वो योनबई को और योनबई बाहर निकलती हुई इसे देखकर हैरान हो रहे थे। फिर दोनों बात करने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। वो खामोश थी, जिस पर कैंग हायक उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ता है जो कि बहुत ही ठंडा था। वो उसके हाथ को वार्म करने पर थैंक्स बोलती है, जिसको सुनकर वो डिसअपॉइंट होता है। तुम मुझे हर बार हर चीज के लिए थैंक्स बोलती हो मगर जीसू को कभी नहीं बोला। फिर इसको बोलता है तुम्हें मेरे हाथ को पकड़ने पर थैंकफुल होने के बजाय हार्ट वार्म नहीं बोलना चाहिए था। उसको बोलती है वो उसके लिए थैंकफुल है और वो काफी वार्म है।
वो बोलता है और जीसू सोचकर कुछ बोलने लगती है और कैंग हायक फौरन से अपने कानों में अपनी उंगलियों को एयरबड बना लेता है। उसको बोलता है ठीक है। वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता है, वो उसका आंसर नहीं जानना चाहता है। उसे पता है वो क्या बोलेगी। और उसको बोलता है कि आज फिर से वो बैड बॉय बनते हुए इससे पहले घर जाना चाहता है और वहाँ से इसे छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर जीसू बाथरूम के सामने पोटी डांस कर रहा था। बाबुल और हानवो देखकर हैरान हो रहे थे कि अभी इस टल्ले को क्या हुआ है। फिर बाबुल को लगता है कहीं योनबाई की तरह इसे भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है। पर वो नाना करते हुए जैसे ही इनके पास आकर बैठने लगता है, गुस्से से इनको बोलता है ये कैसा घर है जिसमें ना तो बेड है और ना ही बिडेट। ये बाथरूम सीट के अंदर शॉवर टाइप समथिंग कुछ था। कैंग हायक वापस आकर मिस्टर चा के न्यू डेवलपमेंट प्लान को देखते हुए याद करता है उन्होंने उससे बोला था अगर वो जीसू को योनबाई से दूर करने में कामयाब हो गया तो मिस्टर चा उनकी शॉप को अपने डेवलपमेंट प्लान से निकाल देंगे। तभी जीसू इसे शॉप के बाहर योनबाई का वेट करता मिलता है। वो इससे इसकी योनबाई के लिए फीलिंग्स के बारे में पूछता है कि वो उसे कितना चाहता है। जीसू बोलता है उसका नहीं ख्याल कि इस पृथ्वी पर कोई भी अभी तक इस क्वेश्चन का ठीक आंसर कर सका हो, पर हाँ उसे इतना पता जरूर है कि अभी अगर उसने इसे ना देखा तो वो पागल हो जाएगा। फिर से पूछता है इसे कुछ खबर है कि योनबाई कहाँ होगी, जिस पर कैंग हायक जेलसी की वजह से पहले तो इनकार कर देता है बताने से, पर फिर अपने हार्ट में जीसू के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हुए उसे बता देता है वो उसे स्कूल के बाहर बैटिंग कैज में खेलती हुई मिलेगी। जीसू जाते हुए सुनकर बोलता है उसे कैसे पता है तुम चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ, पर खैर वहाँ से चला जाता है। जीसू योनबाई को ढूंढ लेता है, वो अभी भी बैटिंग कैज में थी। उसको खींचकर बाहर लाता है कि उसे पता नहीं है कि वो कितनी शिद्दत से उसका घर पर वेट कर रहा था। उसे ना देखकर उसकी आंखें जल रही थी और उसका दिमाग खराब हो रहा था। और उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से अपना सेल, बैंक अकाउंट्स और कार तक खो दी है। उसे खबर भी है कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा कुर्बानी दे रहा है। वो उसे हैरान करती है, पूछती है क्यों वो इस सब के लिए पहले से रेडी नहीं था क्या। अगर वो रियल मैन है तो फिर तो इसको इससे भी ज्यादा बिलविंग चीजों को खोने के लिए तैयार होना चाहिए था। उससे बताती है सिर्फ वो नहीं है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, बल्कि वो भी बहुत कुछ कुर्बान कर रही है। उसकी रोमन शॉप जिससे वो लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं वो बंद पड़ी है इसकी वजह से। उसको बोलती है एक फेवर करोगे मुझे, जैसे मैं चुपके से सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ तुम भी सब कुछ ऐसा ही करो। शॉप पर कस्टमर न देखकर वो काफी ज्यादा डिसहार्ट हुई थी। वो उसे चुप्पी लगाकर फिर दोबारा से अंदर चली जाती है। वो थोड़ी देर तक उसे देखता रहता है, फिर वहाँ से चला जाता है। वो पलट कर देखती है वो जा चुका था। बावुल मॉर्निंग में यूनसे को कॉल करना भी चाहता है, पर खुद को बेड बॉय बनाने के चक्कर में उसे कॉल करने से रोक लेता है। फिर तभी इसको यूनसे का टेक्स्ट पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसको ब्रेकअप का बोल रही थी, मतलब वो उससे भी बड़ी खिलाड़ी थी। वो उसके जाल में फंसने के लिए भागा जाता है। वो चर्च में बैठी अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। वो गलत थी, उसने एक ही समय पर तीनों बॉयज को डेट किया, जीसू, बावुल और उसके जानने वाले उस उपा को। और अपने गुनाहों की कीमत बावुल के साथ ब्रेकअप करके देगी। बावुल चीखता है नहीं और इसके साथ जाकर बैठते हुए रोते हुए बोलता है, अपने गुनाह बताने लगता है। उसने उसके टेक्स्ट को इग्नोर किया। वो समझ नहीं सका यूनसे का राइट बाजू होना कितने प्राइड और फख्र की बात थी उसके लिए। यूनसे का ट्रैप 110% काम कर गया था। बाहर निकलकर एक दूसरे से दोबारा ऐसा कुछ न करने का प्रॉमिस करते हैं। यूनसे पहले से ही बावुल को ही लाइक करती थी। उसको किस के लिए आगे होती है। बावुल थोड़ा नर्वस होकर आंखें बंद करके उसके मिस होते लिप्स को छूकर किस कर ही देता है। कैंग हायक जीसू बच्चों की तरह लड़ रहे थे कि कौन योनबाई को देखने उसके रूम में जाएगा, कि वो घर वापस आ चुकी है या नहीं। तभी हायन वो चीखता हुआ इनको योनबाई के बाथरूम में गिरे हुए होने का बताता है, जो कि ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के पेन की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर के उसको आकर देखकर चले जाने के बाद हायन वो इन दोनों को पॉइंट आउट करता है योनबाई को रेस्ट की जरूरत है, कोई भी इसके रूम में नहीं जाएगा। सीन कट होता है, वो दोनों इसके साथ लेटे हुए थे, दोनों को नींद नहीं आ रही थी। कैंग हायक जीसू से पूछता है वो योनबाई को इतना क्यों चाहता है, वो इसकी वजह नहीं जानता था। फिर कैंग हायक से वो सेम क्वेश्चन पूछता है। कैंग हायक को भी रीजन मालूम नहीं थी। फिर वो उसे उसके हेल्दी होने की वजह से ज्यादा अच्छी लगती है बोलता है। इधर जीसू बोलता है इसे भी इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इसे अच्छी लगती है। उसकी हेल्थ कंडीशन में से कॉन्स्टिपेशन को निकाल कर दोनों के ख्यालात उसके बारे में सेम थे। इधर इन दोनों की बातें सुनकर योनबाई की आंख खुल चुकी थी, पर इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। फिर जीसू बोलता है वो पहली औरत है जो इस दुनिया में से रोते हुए बहुत अच्छी लगती है, वरना इसकी मोम जो कि कैंग हायक और उसके डैड को याद करके हर वक्त
रोती रहती थी। उसके बाद से जीसू को दुनिया की सभी रोती हुई औरतें जहर लगती थी। उसे रोती गर्ल से नफरत हो गई थी। कैंग हायक बोलता है तुम तो शुक्र करो, तुम्हें रोती हुई मॉम तो कम से कम मिली, वरना मुझे तो सिर्फ बीमार और चुप मॉम मिली थी। जीसू को लगता है कि कैंग हायक इससे बोलना चाहता है, वो ज्यादा बुरी हालत में था, उस पर ज्यादा दया दिखानी चाहिए। कैंग हायक बोलता है क्या मैं नहीं था बुरी हालत में? अरे क्या अभी भी मुझे बुरी हालत में देखना चाहते हो? फिर तुम वाइफी को मुझे दे दोगे क्या? जीसू कुछ भी बोले बिना जल्दी से अपनी टांगे और बाजू योनबई के गिर्द लपेट लेता है। कैंग हायक जलकोकड़ी नंबर 1 बनते हुए जीसू की जैसा सेम काम करता है। योनबई इन दोनों के नीचे बेचारी दब गई थी। योनबई आंखें खोलकर अपनी रुकी सांसों के साथ हानवो को अंदर बुलाती है। वो भागा भागा अंदर आता है। योनबई उससे इन दो भारी भारी चीजों को खुद से अलग करने को बोलती है कि ये तो उसकी जान लेकर छोड़ेंगे। हानवो बहुत ट्राई करता है पर वो दोनों टच से मस भी नहीं होते हैं। इधर बाबुल हवा में उड़ता हुआ नाचता गाता आधी दुनिया फतह करके वापस घर आता है। उस बेचारे को तो यूं लग रहा था जैसे उसे एक न्यू लाइफ मिल गई हो यूनसुई को किस करने के बाद। इसके पांव ही जमीन पर नहीं टक रहे थे। जैसे अपने रूम में जाने लगता है, योनबई के रूम से अजीब अजीब खराटों की आवाजों को सुनकर ऊपर चला जाता है। जाकर देखता है तीनों के तीनों बॉयज उसके पास सोए हुए थे। योनबई उसे देखकर उससे हेल्प मांगती है। उसे लगता है कि वो इनको दूर करने में उसकी हेल्प करेगा, पर बाबुल तो खुद फौरन से उनके पास जाकर सो जाता है। जब योनबई उसे बोलती है अबे बाबुल के बच्चे मेरी हेल्प करो, बोलता है नहीं नूना, आज की रात बहुत सुहानी है, आज प्लीज कुछ भी मत बोलो। मतलब वो यूनसुई के ख्वाबों में उड़ रहा था। योनबई ठंडी सांस लेकर भगवान से पूछती है उसकी बाकी लाइफ सुकून से गुजारने के लिए कौन सी कंट्री सेफ रहेगी जहाँ वो इन सभी टल्लों से बच सके। मॉर्निंग में कैंग हायक सबसे पहले उठ चुका था। कोने में बैठा इन सबको सोते हुए देख रहा था। वो सबके सब अजीब अजीब पोस्टर्स में सो रहे थे। जीसू ने योनबई के हाथ पकड़ रखे थे। योनबई नींद में जीसू का नाम पुकार रही थी, जिसे उसके ऊपर झुककर कैंग हायक सुन लेता है और बोलता है तुम जीसू के साथ सो रही हो और उसी के सपने भी देख रही हो। एक ठंडी सांस लेता है, जैसे उसे अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से जानता है। मतलब योनबई उससे ज्यादा जीसू को चाहती है, उसे पता चल गया है। उसके हार्ट में जीसू के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। बड़ा भाई होने के नाते उठकर जाते हुए जीसू को चादर उड़ाता है। शॉप पर जाकर मिस्टर चा के डेवलपमेंट प्लान को देख रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। इधर जीसू भी उठ जाता है, उसे प्यास लगी थी। फ्रिज में जाकर देखता है पानी नहीं था, पानी की बोतल खाली थी, जिसे लेने के लिए नींद में ही चलता हुआ शॉप पर जाता है। कैंग हायक झुककर कुछ उठा रहा था। जीसू देख नहीं पाता, उसे वहाँ पर पानी की बोतल मिलती है, जिसे खोलकर पानी पी लेता है। पर तभी जीसू के वहाँ पर काउंटर पर पड़े हुए उसके डैड के डेवलपमेंट प्लान के वो फॉर्म दिखते हैं, जिन्हें उठाकर वो देख लेता है। तभी कैंग हायक भी उसे देख लेता है कि वो देख रहा है। जीसू मुड़कर कैंग हायक की तरफ देखकर पूछता है ये सब क्या है? उनका डेवलपमेंट प्लान उसके पास कैसे आया? कैंग हायक उसकी तरफ देखकर बोलता है इस शॉप को तुम्हारे बदले में एक्सचेंज करना है मुझे। जिसे सुनकर जीसू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर यहीं पर 14th एपिसोड का एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे 15th एपिसोड के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन का कान मरोड़ते जाना और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब के बटन को भी हिट करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।